अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा पास पेपर के ऊपर। तो जितने भी टॉपिक्स रह गए ना हम उनको बाद में करेंगे, ठीक है। अगर वो टॉपिक्स जैसे जैसे हमारे पास पेपर के क्वेश्चंस के अंदर आते जाएंगे ना हम लोग उनको साथ साथ ही क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और हमारे पास पेपर भी एक तरह से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो पास पेपर है ना ये हमारे पास वेब इंजीनियरिंग के हैं, जबकि वेब टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस आई है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको भी साथ साथ करें, क्योंकि मे बी कि पास पेपर में से ही हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो आ जाएं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी ना तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वैसे भी टाइम बहुत कम है, हमें इनको करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द www एंड द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के दरमियान में क्या डिफरेंस है। दोनों ही हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में जो हमारे कंप्यूटर्स, सर्वर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो इंटरनेट है। वो क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है। ये हमारे पास एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो डाटा को ट्रांसफर करता है। अब इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, फाइल्स, मैसेजेस और अदर डिजिटल कंटेंट होते हैं ना उनको ट्रांसफर होता है, ठीक है। सॉरी टू से ये थोड़ा उर्दू में लिखा गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड टेक्नोलॉजीज जो होते हैं डाटा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन से हैं, हमारे पास टीसीपी और आईपी है। और इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कौन सी है, राउटर्स और स्विचेस हैं जो डाटा को राउट करते हैं और उनको डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर मैं www की बात करूं तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ये क्या है, ये हमारे इंटरनेट का एक पार्ट है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो डिफरेंट वेब पेजेस, इंटरकनेक्टेड जो वेब पेजेस होते हैं ना उन पर मुश्तमिल होता है। डिजिटल कंटेंट जो होता है वो इसके थ्रू हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब थ्रू www यूजर एक्सेस वेब पेजेस यूजिंग द वेब ब्राउजर। वेब पेजेस कैन कंटेन लिंक्स, टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हमारे इंटरेक्टिव एलिमेंट कौन से हैं, हमारे बटन्स हैं और हमारे फॉर्म्स हैं। Concept of the WW was developed by the Tim Berners-Lee, which started as a hypertext system and later become a network of a web pages। यानी कि हमारे पास सबसे पहले सिस्टम था हाइपरटेक्स्ट सिस्टम था, लेकिन ऐसे ऐसे क्या हुआ कि यहाँ डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस आने लगे और वेब पेजेस आपस में इंटरकनेक्ट होने लगे, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्ट हुए वेब पेजेस किसके ऊपर होते हैं, हमारे वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर होते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, हमारे इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ से हम लोग अपने वेब पेजेस को एक प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, उसका यूज़ करते हुए हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस था दोनों में कि हमारा जो इंटरनेट होता है ना वो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द रीडायरेक्शन, सेंड रीडायरेक्शन। अब क्वेश्चन के ना स्टेटमेंट को समझा करें। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उस स्टेटमेंट के लिहाज से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। पेपर को खाली छोड़कर नहीं आना, यानी कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। और BS में वैसे भी चॉइस नहीं होती है। सेंड रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि सेंड करना, रीडायरेक्शन दोबारा किसी दूसरी डायरेक्शन के ऊपर। यानी एक हमारे पास चीज़ है तो मैं उसको किसी दूसरी चीज़ के अंदर बदलना चाहती हूँ तो क्या होगा, वो रीडायरेक्शन होगा। यानी उस चीज़ की डायरेक्शन ही बदल जाऊँगी। एक URL है उसको मैं किसी दूसरे URL के ऊपर रखूँगी, URL का नाम दे दूँगी तो वो मेरे पास क्या होगा कि वो मेरे पास, मैंने एक URL को कोई दूसरा URL का नाम दे दिया है, एक लिंक को दूसरे लिंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो वो मेरे पास रीडायरेक्शन होगी। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। रीडायरेक्शन क्या होता है, सेंड रीडायरेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ इज़ अ टेक्निक है, एक टेक्निक है वेब टेक्नोलॉजी के अंदर जिसमें सर्वर, क्लाइंट या वेब एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट द यूज़र फ्रॉम वन URL टू अनदर। यानी एक URL से दूसरे URL में यूज़र के जो लिंक्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने को हम क्या कहते हैं, हमारा ये सेंड रीडायरेक्शन हो गया। अब इसके कुछ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। जैसे रीडायरेक्शन टाइप्स होती हैं, दो तरह की टाइप्स होती है। एक होती है परमानेंट रीडायरेक्ट, ठीक है, और एक होती है टेम्पररी रीडायरेक्ट। जो परमानेंट रीडायरेक्ट होती है ना ये क्या करती है कि सर्वर इसे परमानेंटली ही URL को किसी दूसरे
यूआरएल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे सर्च इंजन इंडेक्स जो है उससे उसको न्यू यूआरएल में कन्वर्ट यानी इंडेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जबकि टेम्पररी में क्या होता है कि हमारे जो सर्वर होता है ना वो उसको सिर्फ एक यूआरएल को किसी दूसरे यूआरएल में टेम्पररी बेसिस पे करते हैं, यानी वो वापस से अपने यूआरएल में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि टेम्पररी तौर पर वो किसी और चीज़ का लिंक यानी इस लिंक को किसी और का नाम देकर यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो सर्च इंजन होता है ना, जिस चीज़ को हमने सर्च करना होता है वो हमेशा उसके ओरिजिनल यूआरएल को ही अंडरस्टैंड करेगा। जैसे मैं आपको इमेज से समझाती हूँ, समझे कि ये मेरे पास एक यूआरएल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक सेकंड यूआरएल है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्च इंजन है जहाँ मैंने सर्चिंग करनी है, ठीक है। आप समझे ये यूआरएल है, इसने अपने आप को इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है। एक ये यूआरएल था फर्स्ट वाला और इसने सेकंड वाले के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी ये था मेरे पास ओल्ड यूआरएल और ये था मेरे पास न्यू यूआरएल। तो क्या होगा कि जब मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये परमानेंटली रीडायरेक्ट हो गया है, तो जब मैं सर्च करूँगी ना तो मैंने क्या करना है कि इस न्यू वाले को ही सर्च करूँगी। मेरा जो सर्च इंजन है वो इस चीज़ को ही रीडायरेक्ट करेगा। लेकिन टेम्परेरी में क्या होगा कि मैं जब सर्च करूँगी ना तो मैं ये जो ओरिजिनल था ना पहले वाला, इसको ही अपने सर्च इंजन में कंसीडर करूँगी। मेरा सर्च इंजन इसी को कंसीडर करेगा। क्यों कंसीडर करेगा इसी को? क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पर हुआ है, ठीक है, ये परमानेंटली तौर पर नहीं हुआ है। तो इसके यूज़ केसेस की बात करें तो इसमें यूज़ केसेस में होता है कि ओल्ड यूआरएल को न्यू यूआरएल में रीडायरेक्ट कर देता है। हमारे जो टेम्परेरी रीडायरेक्शंस होते हैं उनको भी मेंटेन करता है। फिर जैसे हमारे डेस्कटॉप वेरिएंट होता है ना, वो क्या करता है कि मोबाइल यूज़र को डेस्कटॉप वेरिएंट से और मोबाइल वेरिएंट पर रीडायरेक्ट कर देता है। उसके बाद अगर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये बेटर यूज़र एक्सपीरियंसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, एसईओ बेनिफिट्स के लिए भी। ऐसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम लोग अपना टॉपिक खोले ना आउटलाइन के ऊपर तो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला एक लेक्चर है, और इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो आएगी ना यानी इस पास पेपर के बाद, तो वो हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ही आएगी, क्योंकि हमने ये टॉपिक देख लिया है कि इस लिहाज से हमारा टॉपिक जो है पास पेपर में आया हुआ है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सर्वर साइड रीडायरेक्शन होता है, यानी सर्वर कॉन्फ़िगर करता है। क्लाइंट साइड में क्या होता है, हमारे जावास्क्रिप्ट और हमारे टैग मेटा टैग्स होते हैं ना, वो इसको यूज़ करते हुए इसको रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बता दूँ कि स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती हैं जो चेंजेबल नहीं होती हैं, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन जो कंटेंट हम लोगों ने यूज़र को दिखाया होता है ना वो चेंज नहीं कर सकते हैं। डायनामिक में ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली आए दिन चेंजिंग्स आई जाती हैं। जैसे अगर मैं वेबसाइट जैसे व्हाट्सअप की बात करती हूँ, वो तो मेरे पास एप्लीकेशन है। वेबसाइट की अगर व्हाट्सअप की अगर बात करती हूँ तो आए दिन उसमें कोई ना कोई नए नए फीचर्स आए होते हैं, नई नई अपडेशंस आई होती हैं। जैसे अब उसके ऊपर चैनल आ गए हैं, अब उसके ऊपर यहाँ तक कि हमारा AI जो है मेटा AI भी उसके ऊपर आ चुका है। तो ये आए दिन कोई ना कोई चेंजिंग्स आती रहना, वो हमारी व्हाट्सअप क्या डायनामिक वेबसाइट में आ जाती हैं। स्टैटिक में क्या है कि वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहती है, ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो चलिए हम इसके बारे में भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस आर वेरी सिंपल, ठीक है, यहाँ पे वेब पेजेस के बारे में बताया हुआ है ना, तो वेब पेजेस और वेबसाइट्स वगैरह यही डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। तो इसी डिफरेंस से आप वेबसाइट को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूँ तो पेजेस विल रिमेन सेम अनटिल समवन चेंजेस मैनुअली। जब तक कोई दूसरा इसको चेंज नहीं करेगा पेजेस जो है वो सेम रहेंगे। आप कह सकते हैं कि स्टैटिक हमारी क्लाइंट साइड ही होती हैं, ठीक है, यानी इसके लिए हमें किसी किस्म की डाटाबेस की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत कम टाइम में कहीं जाकर ये अपडेट होती है अगर यूज़र उसको चेंज करना चाहता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल होते हैं, कम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होती हैं। जबकि डायनामिक में क्या होता है कि इसमें आए दिन कोई ना कोई नया वरी नया होता है। विजिटर जो होते हैं उस लिहाज से उसको विजिटर, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास ये सर्वर साइड होती है, तो पीछे से ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। इसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है। जब यूज़र जो क्लाइंट होता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर जो है वो पहले देखता है कि हमारा डाटा जो है वो हमारा जो कंटेंट हमसे क्लाइंट मांग रहा है क्या वो हमने अपनी डेटाबेस से देना है या हमारी जो फाइल सेव है उसमें से देना है। तो जो फाइल के अंदर डाटा सेव होता है ना जिसको फ़ौरन से दे देता है वो हमारी स्टैटिक होती है, ठीक है, यानी उसके अंदर चेंजिंग नहीं की होती बल्कि वो बताता है कि हाँ तुम ये ले लो। लेकिन डायनामिक जब कंटेंट आता है तो वो क्या करता है अपनी डेटाबेस में से उस डाटा को क्लाइंट की तक जो है वो रिस्पॉन्स